दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 31 मई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। आज के दिन 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू की बात करें तो इसके दुष्प्रभावों से आप सभी भली भांति परिचित हैं। तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार से बहुत ही दुष्प्रभाव डालता है, न सिर्फ अपने शरीर में अपितु उनके भी जिनके साथ आप रहते हैं। खासकर तंबाकू संबंधित जो धूम्रपान होते हैं वो अन्य के लिए भी उतने ही घातक होते हैं जितना आपके लिए। तो इसलिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में 31 मई को मनाया जाता है। इसके पीछे की कहानी देखेंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस दुनिया भर में धूम्रपान करने से उत्पन्न हुई बीमारियों जैसे कि कैंसर, दिल की बीमारियां आदि के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 31 मई को मनाया जाता है। वर्तमान में आपने देखा कोरोना वायरस की चपेट में वो लोग ज़्यादा है जो धूम्रपान करते थे। धूम्रपान करने वाले जिनके फेफड़े ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे, उनको सबसे ज़्यादा डैमेज किया कोरोना वायरस ने, और ज़्यादातर ऐसे लोगों की जान भी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि तंबाकू कितना घातक है, और आने वाले भविष्य में इस तरह के अगर वायरस अटैक होते हैं जो आपके फेफड़े पर अटैक करें तो आपके लिए कितना घातक हो सकता है। इसके अलावा कैंसर तो है ही। वो तंबाकू सेवन करने वालों को अक्सर देखा जाता है कि तमाम तरह के कैंसर की बीमारी भी हो जाती है। 15 मई 1987 को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 7 अप्रैल 1988 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इस तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की 40वीं वर्षगांठ थी। आपको पता है कि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तो 40वीं वर्षगांठ को ये 15 मई 1987 को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 7 अप्रैल 1988 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन 1988 में क्या किया गया कि हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने के लिए 31 मई को एक और प्रस्ताव पारित किया गया था, और तब से 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाने लगा। तो पहले 7 अप्रैल को फैसला किया गया था कि जिस दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई है उस दिन मनाया जाएगा, लेकिन बाद में इसको बदल के 31 मई कर दिया गया। हाल ही में WHO ने, बहुत महत्वपूर्ण है ये फैक्ट, WHO ने एक ग्लोबल कैंपेन लॉन्च किया है, कमिट टू क्विट टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021। तो 2021 में अर्थात आज के विश्व तंबाकू दिवस को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कमिट टू क्विट ये स्लोगन के अंतर्गत एक अभियान छेड़ा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ये इस तरह से भी पूछ सकता है कि कमिट टू क्विट किसके द्वारा शुरू किया गया है और किसके लिए शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा शुरू किया गया है, WHO के द्वारा। किसके लिए शुरू किया गया है ये भी पूछ सकता है। तो तंबाकू निषेध के लिए, तंबाकू को छोड़ने के लिए। किसको क्विट करना? तंबाकू को, तंबाकू के सेवन को क्विट करना, छोड़ना, ठीक। और ये भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021 किस स्लोगन के अंतर्गत WHO एक अभियान चला रहा है। तो ये स्लोगन है कमिट टू क्विट। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछेगा आपको आंसर दे देना है। क्लाइमेट ब्रेक थ्रू समिट, हाल ही में क्लाइमेट संबंधी, जलवायु परिवर्तन संबंधी एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नेतृत्व में। तो इसके बारे में देखेंगे, इसमें अन्य संस्थाएं भी शामिल थीं। हाल ही में विश्व के राष्ट्रों के नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे स्टील, शिपिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और प्रकृति सहित में प्रगति का प्रदर्शन करने के लिए क्लाइमेट ब्रेक थ्रू समिट की बैठक बुलाई। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चैंपियंस और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक सहयोग है। इसका उद्देश्य जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता को प्रदर्शित करना है। जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था न्यून ऊर्जा खपत और न्यून प्रदूषण के आधार पर हरित पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था को संदर्भित करती है, जहां उत्सर्जन की, किसके उत्सर्जन की? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की आपूर्ति ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण उन्हें हटाने से होती है, ताकि इनके प्रभाव को, जो संयुक्त प्रभाव है उसको नेगलेक्ट किया जा सके, ज़ीरो किया जा सके। अर्थात उत्सर्जन तो हो लेकिन साथ साथ अवशोषण और उनका शमन भी किया जाए। तो यहाँ से प्रीलिम्स में ये प्रश्न आ सकता है कि क्लाइमेट ब्रेक थ्रू समिट हाल ही में किसके द्वारा बुलाई गई? ध्यान रखिएगा, मेनली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, लेकिन अन्य संस्थाओं का भी नाम याद रखिएगा। COP26 आपको पता है कि कहाँ होने वाला है? यूनाइटेड किंगडम में होने वाला है, ग्लासगो में।
संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक नेट जीरो उत्सर्जन को सुरक्षित करने और वर्ष 2050 तक वैश्विक ताप वृद्धि को औद्योगिक पूर्व के तापमान स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया है। अभी हाल ही में एक बड़ा ही रोचक वाकया आपके सामने आया होगा कि अमेरिका ने वायरस की उत्पत्ति की जांच करने का आदेश दे दिया है चाइना में, और चाइना ने भी अमेरिका पे आरोप लगाया कि ये जो वायरस इतना तेज़ी से फैला है, विभिन्न प्रकार के वेरिएंट फैले हैं, इसमें अमेरिका का हाथ है। तो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगे हैं। हालांकि इस खबर को देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति का विश्लेषण करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को दोगुना करने को कहा है, अर्थात तीव्र करने को कहा है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इस वायरस की उत्पत्ति मानव पशु संपर्कों से अथवा किसी प्रयोगशाला में हुई, अर्थात दुर्घटना की वजह से जो प्रयोगशाला में जो कहा जा रहा है कि चाइना जैव हथियार बना रहा था और किसी दुर्घटना की वजह से यह वायरस समय से पहले ही प्रयोगशाला से बाहर निकल गया, तो क्या उसके पीछे यह कारण है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह भी कहा है कि वह पूरी तरह से पारदर्शी साक्ष्य आधारित अंतर्राष्ट्रीय जांच में भाग लेने और सभी संबंधित डेटा और साक्ष्यों तक पहुंच प्रदान करने के लिए चीन पर दबाव डालने के लिए विश्व भर के समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेगा। इस घोषणा से चीन पर SARS-CoV-2 वायरस की उत्पत्ति के बारे में अधिक स्पष्ट होने के लिए डाले जा रहे दबाव में और ज़्यादा वृद्धि होगी। ज्ञातव्य है कि कोरोना वायरस का प्रकोप सर्वप्रथम चीन के वुहान शहर में फैला था, वहीं से शुरुआत हुई थी और इसी शहर में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थित है। लेकिन चाइना इस बात को नहीं मानता है। चाइना कहता है कि ये वायरस ऑस्ट्रेलिया से चाइना में आया फूड प्रोडक्ट्स के थ्रू, और कभी वो आरोप लगाता है अमेरिका पे। वर्तमान में वो आरोप अमेरिका पर लगा रहा है कि अमेरिका की साजिश है इस वायरस को फैलाने के पीछे। फिलहाल परिस्थितियां तो यही बताती हैं कि ये चाइना का कहीं ना कहीं इसमें पीछे कुछ न कुछ साजिश रही होगी क्योंकि इससे अगर फ़ायदा हुआ है किसी का विश्व में, किसी भी देश का, तो चाइना का हुआ है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में बात करें, चर्चा में रहा हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या अधिकरण द्वारा संयुक्त समिति गठित करने के निर्णय को चुनौती देने का फैसला किया गया है। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार द्वारा। ध्यान रखिएगा, यह संयुक्त समिति मेकेदातु में अनधिकृत निर्माण गतिविधि के आरोपों की जांच करेगी, जहां कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात करें तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। एनजीटी बोलते हैं इसको। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय, ध्यान रखिएगा, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाए। ये प्रश्न पूछा भी आ चुका है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो 6 महीनों के भीतर हो जाए। ये अनिवार्य किया जाना, सुनिश्चित करना इसका काम है। एनजीटी की संरचना के बारे में बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संरचना के, तो एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसकी शक्तियां और अधिकार क्षेत्र क्या हैं? तो एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीली क्षेत्राधिकार है और जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। अधिकरण अपने आदेशानुसार पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है, क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली अथवा उसका पुनर्निर्माण करवा सकता है। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय या अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। कितने दिनों के भीतर? 90 दिनों के भीतर। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, और यह प्रश्न यूपीएससी में पूछा भी गया है कि कौन कौन से कानून इसके दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये 7 कानून ध्यान रखिएगा। एक जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002।
ये 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की ये सुनवाई कर सकता है। जबकि 2 महत्वपूर्ण अधिनियमों, और यही आंसर में था भी, 2 महत्वपूर्ण अधिनियम, एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, ये एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से इनको बाहर रखा गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।